नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज होगी उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक। सीएम धामी की अगुवाई में यह बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और कई बड़े फैसले ले सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम धामी की अगुवाई में यह कैबिनेट की बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है और कई बड़े फैसले भी ले सकती है धामी सरकार। तो देहरादून से आज की बड़ी खबर है। उत्तराखंड कैबिनेट की आज अहम बैठक होने जा रही है। सीएम धामी की अगुवाई में यह बैठक होगी और कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, बड़े फैसले ले सकती है धामी सरकार। हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र डसीला जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आज की बैठक काफी अहम मानी जा रही। मुख्यमंत्री सीएम धामी कई बड़े फैसले ले सकते हैं। कौन वो बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, कैबिनेट की बैठक पहले 12 तारीख को रखी गई थी, लेकिन उसके बाद ये बैठक स्थगित हो गई थी। अब ये बैठक आज है सचिवालय में। शाम 4 बजे ये बैठक होगी, जिसमें एक तो नई खेल नीति का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में आ जाएगा और उस पर कैबिनेट की संभवतः मुहर लग जाएगी, यानी नई खेल नीति सामने आ जाएगी। और दूसरा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मामला है। राशन डीलरों का जो मानदेय है वो बढ़ाने से लेकर ये प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है। कृषि विभाग और उद्यान विभाग से जुड़ा हुआ उद्यानों को लीज पर देने का जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट में आ जा सकता है। राजस्व विभाग के कुछ प्रस्ताव हैं जिसमें शिथिलीकरण के मामले हैं, वो कैबिनेट में आ सकते हैं। पर्यटन से जुड़ी कुछ प्रस्ताव हैं जिसमें सरकार पर्यटन नीति से लेकर कई चीजों पर चर्चा करेगी। तो ये कुछ प्रस्ताव होंगे जो आज कैबिनेट में चर्चा के लिए आएंगे। इसके साथ ही आगामी जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र होगा उसमें जो विधेयक लाए जाने हैं उनको आज सदन से माफ कीजिएगा, उनको आज कैबिनेट से पास कराया जाएगा, जो एक औपचारिकता होती है। तो वो ये सारे तमाम फैसले आज इस कैबिनेट के सामने आ सकते हैं। ठीक है सुरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर में भी हम आपसे जुड़ेंगे। और देवस्थानम बोर्ड का विरोध जारी। तीर्थ पुरोहितों का बड़ा ऐलान। 27 नवंबर को सचिवालय का घेराव करेंगे। सोमवार को हुई थी अहम बैठक, तो तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी बढ़ती जा रही। तीर्थ पुरोहितों ने बड़ा ऐलान किया है। 27 नवंबर को सचिवालय का घेराव करेंगे और सोमवार को हुई थी अहम बैठक। तीर्थ पुरोहितों की अहम बैठक में यह फैसला लिया गया है। 27 नवंबर को सचिवालय का घेराव करेंगे तीर्थ पुरोहित। सोमवार को मीटिंग हुई थी अहम। देवस्थानम बोर्ड का विरोध लगातार जारी है और देहरादून में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों की बैठक हुई और बैठक में तीर्थ पुरोहितों ने 27 नवंबर को सचिवालय घेराव का ऐलान किया है। बैठक में यमुनोत्री धाम के अध्यक्ष पुरुषोत्तम उनियाल ने कहा कि सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की बात कही थी, लेकिन अब तक सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं कर पाई है। जिससे तीर्थ पुरोहित पंडा समाज सरकार से नाराज है और जल्द ही चारों धामों के शीतकालीन स्थलों पर आंदोलन शुरू करेंगे। साथ ही यमुनोत्री धाम के अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार जल्द कोई फैसला नहीं लेती है तो इसका खामियाजा बीजेपी को आगामी 2022 के होने वाले विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। त्रिवेंद्र रावत ने देवस्थानम बोर्ड बना दिया। इसका कोई मेथड नहीं है, कोई औचित्य नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को खत्म करने वाली बात है, तो इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसको खत्म करवाएंगे। सरकार जो है केवल सनातन धर्म के पीछे क्यों पड़ी हुई है और हिंदू मंदिरों के पीछे क्यों पड़ी है? भाई, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यदि सरकार इस वाकई में विकास करना चाहती है, उसके पास कोई योजना है, कायाकल्प करना चाहती है, तो आखिर वो सिख तीर्थ स्थलों को क्यों नहीं लेती है? मुस्लिमों का उसको क्यों, मस्जिदों को क्यों नहीं लेती है? चर्चों को क्यों नहीं लेती है? केवल हिंदू मंदिरों पर क्यों केंद्रित किए हुए है? और सुरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुरेंद्र, तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही। बड़ा ऐलान भी किया है कि 27 नवंबर को अब वो सचिवालय का घेराव करेंगे। देखिए, तीर्थ पुरोहितों ने कल बैठक की थी और हालांकि ये कुछ ही तीर्थ पुरोहित इसमें शामिल है। तीर्थ पुरोहितों की जो महापंचायत है उसका कोई ऐलान अभी विरोध का फिलहाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों के एक छोटे समूह ने भी कहा है कि वो 27 तारीख को सचिवालय कूच करेंगे और प्रदर्शन करेंगे, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी एक विधानसभा सत्र चुनाव से पहले बाकी है, जो 7 से 8 दिसंबर को गैरसैंण में होना है। अगर सरकार इस कानून को वापस लेगी तो सरकार को इस सदन के भीतर सारी कार्रवाई करनी होगी, वरना फिर चुनाव के चलते नीतिगत फैसले सरकार नहीं ले पाएगी।
इसलिए प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ये चीजें अब देखने को मिल रही हैं। हालांकि सरकार ने कहा है कि हम बीच का रास्ता जो भी होगा, जो भी सुझाव होंगे उसके तहत काम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ये होता हुआ नहीं दिख रहा है कि सरकार सीधे तौर पे अभी इस मामले में कोई जल्दबाजी के मूड में हो। ठीक है सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तीर्थ पुरोहितों को मिला साधु संतों का साथ। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग की है। साधु संतों ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है और सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो धार्मिक स्थल। अब तीर्थ पुरोहितों के साथ में साधु संतों ने भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो धार्मिक स्थल, इसकी मांग की है। देवस्थानम बोर्ड का विरोध लगातार जारी है। तीर्थ पुरोहितों के साथ साधु संतों ने भी देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग उठाई है। संतों की ओर से केंद्र सरकार से देश के सभी धार्मिक स्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग भी की जा रही है। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महानिर्वाणी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने कहा है कि देश भर में कई मठ मंदिर और धार्मिक स्थल सरकार के नियंत्रण में है, उनका सही ढंग से संचालन नहीं हो पा रहा है। तो हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से सरकार से मांग की है, जनता की सहमति से, कि जो भारत के विभिन्न राज्यों में कानून अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं मंदिर मठ अधिग्रहण के, उनको तत्काल निरस्त किया जाए। संबंधित संप्रदाय के जो संत हैं या जो ब्राह्मणों की समितियां हैं या जो लोकल समिति हैं, उनको उसकी व्यवस्था सौंपी जाए, क्योंकि वहाँ जो धन आ रहा है उसका दुरुपयोग हो रहा है। और इसका समय हम लोग 1 महीने का दिए हैं, 25 दिसंबर तक। राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के नाम हम लोग ज्ञापन देंगे। और नैनीताल के जुलीकोट में आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग ने पिंजरा लगाया है। गांव वालों ने बताया है कि आदमखोर गुलदार 2 बच्चों को शिकार बना चुका है और एक महिला पर हमला भी कर चुका है, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। जुलीकोट के चोपड़ा गांव में आतंक का पर्याय बने गुलदार का खौफ लोगों में है। वन विभाग के लगाए पिंजरे में 3 गुलदार कैद हो चुके हैं, जिसमें से 2 को इलाज के लिए नैनीताल जू भेजा गया है और तीसरे को रानीबाग स्थित रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। लिहाजा अब चौथे गुलदार की तलाश की जा रही है। बच्चे भी देखने हैं, जानवर भी देखने हैं और जंगल चारा लेने मतलब ऐसा नहीं जा पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं यहाँ जानवरों का, और बच्चे देखने हैं। अब मान लिया इधर उधर टीम का भी साथ देना है, इसलिए मतलब स्थिति बहुत खराब है। और श्रीनगर को नगर निगम बनाने को लेकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। इस दौरान जिलाधिकारी पौड़ी की अगुवाई में नगर निगम में शामिल किए गए गांव के ग्रामीणों से मांगी गई आपत्ति पर सुनवाई हुई और सुनवाई में ग्रामीणों ने नगर निगम में शामिल होने का जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने कहा कि नगर निगम बनाने को लेकर श्रीनगर क्षेत्र की जनसंख्या पूरी नहीं है, जबकि ज्यादातर क्षेत्र कृषि भूमि पर निर्भर है। गांव वालों के मुताबिक उन ग्राम सभाओं को नगर निगम में शामिल किया जा रहा है, जहां पर पैदल जाने तक का रास्ता नहीं है। जिलाधिकारी ने पौड़ी ने बताया कि नगर निगम बनाने के विरोध को लेकर कुल 439 आपत्तियां मिली हैं। सभी शिकायतकर्ताओं ने, आपत्तिकर्ताओं ने अपनी बात को रखा है और उनकी बात में प्रमुखता से मनरेगा के संबंध में उन्होंने अपनी समस्या को बताया है। साथ में ग्रामीण क्षेत्रों में नगर निगम बन जाने से जो टैक्स में वृद्धि होती है उसके बारे में उन्होंने आपत्ति दर्ज किया है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उनका जो भी तथ्यात्मक रिपोर्ट होगी उसको प्राप्त किया जाएगा और उसके आधार पर सभी बिंदुओं का विस्तार पूर्वक निस्तारण तैयार करते हुए शासन को अवगत करें। यूपी और उत्तराखंड की परिसंपत्ति विवाद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस इस मसले पर सरकार से संतुष्ट नहीं है तो बीजेपी इसे विपक्ष की हताशा और कुंठा करार दे रही है। 21 साल बाद ट्रिपल इंजन की बदौलत उत्तराखंड यूपी में परिसंपत्ति विवाद की राह खुली तो सही, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने इसको मुद्दा बना लिया। कांग्रेस इस मसले पर सरकार से संतुष्ट नहीं है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि उनकी पार्टी इस मसले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। कौन सा मामला है जिसको सुलझाया है? उत्तराखंड के लिए सरासर सिर्फ एक सेल आउट है उत्तराखंड का, और उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की पोजीशन को सुधारने के लिए ये उत्तराखंड का सैक्रिफाइस करवाया गया है। हरीश रावत ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम धामी ने उत्तराखंड के हितों को यूपी में बेच दिया। यूपी के सामने सरकार सरेंडर कराई है, जिसके लिए जनता सीएम धामी को कभी माफ नहीं करेगी। उत्तराखंड के हितों को बेच आए, मुझे बड़ा भारी आक्रोश है। आपने भावी पीढ़ी के हितों को भी बेच दिया। टिहरी डैम, अरे कोर्ट से हम जीते रहे और आप कह रहे हैं कि हम
मुकदमे सब वापस ले लेंगे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। 700 करोड़ रुपए का जो हमारा आना था परिवहन निगम के लिए, वो 200 करोड़ में सेटलमेंट इस कारण से किया। वो कारण बताएं, वो ये कारण बताएं कि कोर्ट में टिहरी डैम पर हमारा अधिकार जबकि साबित होने की स्थिति आ गई है, तब उन्होंने टिहरी डैम पर केस वापस लेने की बात कहकर ऐसे कैसे हमारे हितों के साथ खिलवाड़ कर दिया, उस पर जवाब मांगा जा रहा है। उनसे निष्ठा थोड़ी पूछी जा रही है कि हरीश रावत से जो कार्य 21 साल तक लंबित थे उनका समाधान कर लिया गया है। जहाँ तक कांग्रेस के द्वारा विरोध का प्रश्न है तो ये उनकी कुंठा और निराशा का प्रतीक है। लेकिन हमारा उनसे एक सवाल है कि जब वे 10 वर्ष तक उत्तराखंड में सत्ता में रहे और दूसरी ओर उनकी मित्र पार्टी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में थी, तो क्या उन्होंने एक भी परिसंपत्ति को लेकर के कोई प्रयास किया? बीजेपी परिसंपत्तियों पर फैसले को राज्य हित में मान रही है और सीएम धामी को बधाई दे रही है, जबकि कांग्रेस इस मामले को चुनावी मुद्दा बना रही है। टीम न्यूज स्टेट। और देहरादून में बोधिसत्व विचार श्रृंखला में सीएम धामी शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने महिलाओं, युवाओं और सामाजिक संगठनों से संवाद किया। इस दौरान उनके विचार जाने और आपको बता दें कि आत्मनिर्भर उत्तराखंड के तहत इस श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सूबे को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अलग अलग सामाजिक संगठन अपनी बात करते हैं और सराहनीय विचारों पर अमल किया जाता है। वहीं हल्द्वानी में बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी 2017 विधानसभा चुनाव से बेहतर जीत हासिल करने के लिए प्रबुद्ध जनों से आशीर्वाद ले रही है। बीजेपी सम्मेलन के जरिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से कराए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने में जुटी है। वहीं इस दौरान मदन कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वो बजाय संगठन करने के वो एक माहौल बनाकर और केवल 3 महीने में गुमराह करके चुनाव जीतना चाहते हैं। उन्होंने विपक्ष के तौर पर जो जनादेश था 5 साल ना तो वो किया, और एक पार्टी के तौर पर जो जन समस्याएं रखनी चाहिए थी ना वो रखी, और आज जो विश्वास जनता का था वो उनके प्रति मुझे नहीं लगता अब पैदा होने की स्थिति है। और सोशल मीडिया में कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात की फोटो वायरल हो रही है। इस तस्वीर को लेकर हर कोई अलग अलग दलीलें दे रहा है, लेकिन जब इसे लेकर हरीश रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि हमने उनसे मुलाकात कुशल क्षेम पूछा है। हमारी और त्रिवेंद्र सिंह जी की जो वायरल हुई है, मैं कह रहा हूँ कुशल से हो, भाजपाइयों ने ठौर पर लगाया है, लेकिन हिम्मत रखो। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत लक्सर पहुंचे, जहां पर उन्होंने खानपुर विधानसभा में महंगाई बेरोजगारी के विरोध में रैली निकाली और कांग्रेस की पदयात्रा में शिरकत की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हरीश रावत का जोरदार स्वागत किया। विरोध यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल रहे। यात्रा के बाद हरीश रावत ने कहा कि सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी का विरोध किया जाएगा। तो उत्तराखंड के आर्थिक हितों को पानी में जो हमारा हित था, जो परिसंपत्तियां हमारी थी, उनको मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के हवाले कर दिया, उत्तर प्रदेश के सामने समर्पण कर दिया, वहाँ के मुख्यमंत्री के सामने समर्पण कर दिया। हम उस सवाल को उठाएंगे, महंगाई के सवाल को उठाएंगे, बेरोजगारी के सवाल को उठाएंगे, जो ठप पड़ा हुआ विकास है उसके सवाल को उठाएंगे। इन सब सवालों पर कांग्रेस लड़ेगी, विधानसभा सत्र से पहले भी लड़ेगी। और उत्तराखंड समाजवादी पार्टी ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान और कार्यकर्ताओं ने नेताजी के दिखाए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सचान ने कहा कि यदि सुभाष चंद्र बोस के बाद किसी को नेता कहा गया तो वो मुलायम सिंह यादव को कहा गया है। लोहिया जी के पद चिन्हों पर मुलायम सिंह यादव चले हैं। सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी व्यक्ति को नेता कहा गया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी। विपक्ष के लोग चाहे कांग्रेस के हों, बीजेपी के हों, बड़े बड़े नेता लोग उनको नेता ही कहते हैं, नेताजी करके ही पुकारते हैं। बेसिकली उन्होंने एक लोहिया जी के पद चिन्हों पर चलते हुए
एक संघर्ष की राह लोगों को दिखाई। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड जनता पार्टी ने भी उत्तराखंड के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंह चौहान ने बीजेपी और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि दोनों ने उत्तराखंड की जनता के साथ में छलावा किया है। और रुकते हैं यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।